हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। बच्चों, क्या सीखेंगे हम आज के टॉपिक में? टुडेस टॉपिक, आज हम अपना जो पहला चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, बच्चों इसकी आखिरी प्रैक्टिस सेट 1.3 ये सीखने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इस प्रैक्टिस सेट की तरफ जाने से पहले कुछ बातें आपको पता होना जरूरी है। तो क्या है वो बातें? लेट्स लर्न। लेट्स लर्न बच्चों, इसके अंदर सबसे पहला जो टॉपिक हम सीखेंगे वो है कंडीशनल स्टेटमेंट्स। बच्चों, किसे कहा जाता है कंडीशनल स्टेटमेंट्स? चलो चलते हैं और देखते हैं। आपके सामने बच्चों एक एग्जाम्पल है, उसको अच्छी तरह से पहले समझ के लो। क्या दिया है यहां पर? इफ तनिषा इज हंग्री देन शी ईट्स अ स्नैक। जब तनिषा को भूख लगती है तो वो क्या करती है? बच्चों नाश्ता करती है, राइट ना? तो अगर आप अच्छी तरह से इस एग्जाम्पल को देखोगे तो यहां पर इफ और देन का इस्तेमाल किया गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर इफ और देन का यूज किया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। द स्टेटमेंट्स विच कैन बी रिटर्न इन द इफ देन फॉर्म आर कॉल्ड व्हाट? कंडीशनल स्टेटमेंट्स। जो भी सेंटेंस आपके सामने आएगा और उसके अंदर अगर इफ और देन रहेगा तो मेरे प्यारे बच्चों आप उसको क्या बोलोगे? कंडीशनल स्टेटमेंट। अब कंडीशनल स्टेटमेंट के दो पार्ट होते हैं, इफ के बाद का एक और देन के बाद का एक। देख लो, इफ के बाद का जो पार्ट है तनिषा इज हंग्री, मेरे प्यारे बच्चों इसे कहा जाता है एंटीसेडेंट पार्ट। इफ के बाद का पार्ट एंटीसेडेंट और देन के बाद का जो पार्ट है उसे कहा जाता है कॉन्सिक्वेंट। तो बच्चों, ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर दो पार्ट आपने सीखा। कौन कौन से होते हो? वो है एंटीसेडेंट और कॉन्सिक्वेंट। किसे कहा जाता है एंटीसेडेंट पार्ट? इफ के बाद वाला जो पार्ट आता है स्टेटमेंट में उसे एंटीसेडेंट पार्ट कहा जाता है, और देन के बाद का जो पार्ट आता है स्टेटमेंट के अंदर उसे बच्चों कॉन्सिक्वेंट पार्ट कहा जाता है, राइट? अब आपको ये समझ में आया कि क्या होता है कंडीशनल स्टेटमेंट, क्या होता है एंटीसेडेंट पार्ट और क्या होता है बच्चों कॉन्सिक्वेंट पार्ट। तो विद हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन नाउ वी विल गो टुवर्ड्स व्हाट? आवर प्रैक्टिस सेट। ओके बच्चों, अब हम लेते हैं प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर व्हाट? फर्स्ट। चलो बच्चों, अगर आप टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो ये जो प्रैक्टिस सेट 1.3 है इसके अंदर बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है और उसके अंदर बच्चों दिया गया है राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इन इफ देन फॉर्म। आपको नीचे 3 स्टेटमेंट यहां पर दिए गए हैं और उन स्टेटमेंट्स को आपको लिखना है इफ और देन के फॉर्म में। क्या है बच्चों पहला सेंटेंस? अच्छी तरह से पढ़ लो। The opposite angles of a parallelogram are congruent। देखो बच्चों, आपके सामने यहां पर ये जो ज्योमेट्रिकल फिगर आपको दिख रही है वो है पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम के बच्चों हम लेबल देंगे, हर चीज को समझ के लो। यहां पर लेबल है ए, यहां पर आएगा बी, यहां पे आएगा सी और यहां पे आएगा डी। ये आपका पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम ये एक क्वाड्रिलैटरल है जिसको 4 साइड्स होते हैं। तो द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, फॉर एग्जांपल बच्चों दिस एंगल एंड दिस एंगल, ये हो गया अपोजिट एंगल्स। तो वो बोल रहा है अपोजिट एंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं किसके? पैरेललोग्राम के। इस तरह से आपको बच्चों एक स्टेटमेंट दिया गया है। अब आपको क्या करना है? उसी स्टेटमेंट को आपको लिखना है
इफ और देन फॉर्म में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इस स्टेटमेंट को इफ और देन फॉर्म में कैसे लिखोगे? चलो बच्चों, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देखो, यहां पे मैं आपको लिख के बताता हूं। ये जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे लिखोगे? यहां पे द अपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रुएंट, यानी पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं। अब इसको इफ और देन से कैसे बनाओगे? इफ, देखो मैं लिख के बताता हूं आपको। इफ अ क्वाड्रिलैटरल, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। इफ अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, इज अ पैरेललोग्राम, अगर आपका क्वाड्रिलैटरल पैरेललोग्राम रहा तो देन उसके अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रुएंट। देन इट्स अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। बस इस तरह से बच्चों, ये हो गया आपका कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और देन। तो यहां पे बच्चों दो पार्ट होते हैं। ये जो पहला पार्ट है, कौन सा? अ क्वाड्रिलैटरल इज अ पैरेललोग्राम, इसको आप बोलोगे क्या? एंटीसेडेंट पार्ट। और देन के बाद का जो पार्ट होता है, देन के बाद वाला, ये हो जाएगा आपका कॉन्सिक्वेंट पार्ट। राइट? तो इस तरह से बच्चों कोई भी स्टेटमेंट को आप इफ और देन फॉर्म में लिख सकते हो। ओके, चलो बच्चों, अब हम चलते हैं आगे। सेकंड स्टेटमेंट आपको क्या दिया है, देख लो। टेक्स्ट बुक के अंदर सेकंड जो प्रॉब्लम दिया गया है, वो दिया गया है द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो बच्चों, अब इसको बनाना है आपको कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ और देन फॉर्म में आपको लिखना है। तो आप कैसे लिखोगे? आपके सामने यहां पर एक रेक्टेंगल है जिसका नाम है पी क्यू आर और एस, और इसके डायगोनल्स आपको ड्रॉ करना है। देखो, पी से आर तक, राइट, और फिर बच्चों क्यू से लेकर एस तक, ये हो गए उसके डायगोनल्स। तो वो बोल रहा है कि इस रेक्टेंगल के जो डायगोनल्स होते हैं ना, वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं, यानी जितना पी आर आएगा यहां पर, पी आर की लंबाई जितनी आएगी उतनी ही लंबाई क्यू एस की होगी। ये है स्टेटमेंट, द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। चलो बच्चों, अब इसको बनाना है इफ और देन फॉर्म में। तो कैसे बनाओगे? देखो, इफ और बाद में देन। तो इफ के बाद का जो स्टेटमेंट है वो क्या आएगा? इफ अ क्वाड्रिलैटरल, quadrilateral, if a quadrilateral is a rectangle, अगर आपका क्वाड्रिलैटरल रेक्टेंगल अगर रहा, देन, तो क्या होता है बच्चों? उसके जो डायगोनल्स होते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देन इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिनिश। इस तरह से बच्चों आपको इफ और देन का इस्तेमाल करना है। राइट? इफ की बात का पार्ट, अ क्वाड्रिलैटरल इज अ रेक्टेंगल, ये हो गया एंटीसेडेंट पार्ट। और देन का जो पार्ट है, देन के बाद का जो पार्ट है, इट्स डायगोनल्स आर कॉन्ग्रुएंट, ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सिक्वेंट पार्ट। राइट? तो इस तरह से बच्चों आपको ये सेकंड वाला लिखना था। चलो बच्चों, अब हम चलते हैं थर्ड के तरफ। क्या है थर्ड वन? देख लो, अच्छी तरह से समझ के लो। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, देखो आपके सामने एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है एबीसी। ओके, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ऐसी सेगमेंट जो वर्टेक्स को
और मिड पॉइंट ऑफ द बेस, देखो यहां पर ये मिड पॉइंट है बेस का, इसको आप बोलोगे एम, और ये वर्टेक्स जो है, इस वर्टेक्स से इस मिड पॉइंट के ऊपर आपको क्या करना है, एक सेगमेंट ज्वाइन करना है, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स, ये हो गया आपका वर्टेक्स, एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस, ये हो गया आपका मिड पॉइंट ऑफ द बेस। तो जो सेगमेंट वर्टेक्स को और मिड पॉइंट को ज्वाइन करती है वो होती है परपेंडिकुलर टू द बेस। यानी मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर ये जो सेगमेंट एएम आएगा, सेगमेंट एएम जो आएगा वो बच्चों परपेंडिकुलर होगा किसको, बेस बीसी को, बेस बीसी को। ये आपको बच्चों इंफॉर्मेशन दी गई है, तो यहां पर कैसे लिखोगे, ये है आपकी मेन बात, कंडीशनल स्टेटमेंट। कुछ भी नहीं बच्चों, सिंपल है, एक बार इफ लिखोगे और बाद में देन लिखोगे। चलो इफ के बाद का पार्ट क्या आएगा, अगर देखो, अगर तुम्हारा ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, राइट, आपको यह स्टेटमेंट खुद बनाना है, इफ अ ट्रायंगल, if a triangle is an isosceles triangle, if a triangle is an isosceles triangle, then आएगा अभी, then the segment joining the vertex and the midpoint of the base, and the midpoint of the base is perpendicular to the base, right, to the base। क्या लिखा है बच्चों यहां पर, इफ अ ट्रायंगल इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये हो गया आपका एंटीसीडेंट पार्ट। अगर आपका ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल रहा, राइट, देन the segment joining the vertex and the midpoint of the base is perpendicular to the base। तो the segment, ऐसी सेगमेंट जो वर्टेक्स को और मिडपॉइंट को, बेस के मिडपॉइंट को ज्वाइन करती हैं, वो बच्चों बेस को परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस तरह से बच्चों आपको इफ और देन यूज करके कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना था, राइट। इस तरह से बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर, ये जो फर्स्ट है प्रैक्टिस सेट 1.3 का, वो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया है।